की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारणों से रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, प्रभावित होगी। मतलब किसमें रासायनिक अभिक्रिया का मान बढ़ेगा और किसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर घटेगी, इसको देखना है। तो पहला देखेंगे अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण। तो अभिकारकों का सांद्रण मतलब सांद्रता बढ़ाते जाएंगे। अभिकारक का सांद्रण बढ़ा रहे मतलब अभिक्रिया में जो पदार्थ जो अभिक्रिया कर रहे उनकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा अभिकारक रहेगा उतना ही ज्यादा अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। मतलब इतना यह है कि लगभग जैसे अभिकारक की सांद्रण को दोगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। जैसे कि मान लो मटेरियल आपके पास 1 kg है, ठीक है, और उसमें जो भी अभिक्रिया हो रही और वहीं पर आप उसमें 1 kg की जगह पर उसमें 2 kg कर दी, मतलब 1 किलो और मिला दिए, तो अभिक्रिया की दर उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा अभिकारक रहेगा उतना ही ज्यादा अभिक्रिया तेजी से होती है। तो अभिक्रिया की दर जितना मतलब उसमें अभिकारक की मात्रा को जैसे दोगुनी कर दे तो अभिक्रिया की दर कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो अभिकारकों का सांद्रण, तो सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, और दुगनी करने से क्या हो जाएगी, वो अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा देखो ताप पर प्रभाव। ताप पर प्रभाव, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला ताप पर प्रभाव वाला। देखो उष्मा छेपी और एक होता है उष्मा शोषी। तो उष्मा छेपी का मतलब होता है जो उष्मा उत्सर्जन करता है, उष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और उष्मा शोषी का मतलब जो उष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है, उष्मा छेपी मतलब उष्मा का उत्सर्जन करेगा और उष्मा शोषी मतलब उष्मा का अवशोषण करेगा। तो अगर इस अभिक्रिया पर उष्मा छेपी पर ताप को बढ़ाया जाए तो जितना ज्यादा इसको ताप देंगे वो ताप क्या करते जाएगा, उत्सर्जित करते जाएगा। ताप को क्या करते जाएगा, वो उत्सर्जित करते जाएगा। तो उत्सर्जित मतलब अभिक्रिया बढ़ते जाएगी, उसकी उत्सर्जन क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो इसमें अभिक्रिया की दर क्या होती, कम होती है, क्योंकि ताप का क्या कर दे रही हो, उत्सर्जन कर देंगे। और उष्मा शोषी ये क्या करती है, ताप का अवशोषण करती है। इसको ताप दोगे तो वो ताप को अवशोषित करते जाएगी, अवशोषित करते जाएगी, तो उसका ताप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उष्मा छेपी का मतलब क्या हुआ, उष्मा का उत्सर्जन, और उष्मा शोषी का उष्मा का अवशोषण करना। उष्मा छेपी में अभिक्रिया की दर क्या होती है, कम होती है, और उष्मा शोषी में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उष्मा छेपी में आप ताप को बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो उत्सर्जन करते जाएगा। और उष्मा शोषी में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। आ रहा है समझ में, इसमें ताप को बढ़ाओगे तो ये उत्सर्जन कर दे रहा है, तो जितना ज्यादा अभिक्रिया होगी उत्सर्जन करते जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, अभिक्रिया की दर इसमें कम होगी और इसमें क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर दो चीज है, एक उष्मा छेपी और एक उष्मा शोषी। उष्मा छेपी पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से कम होती है और इसमें वृद्धि होती है। और एक और होता है 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसी उष्मा शोषी पर आप तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, जैसे कि उसकी रासायनिक कोई अभिक्रिया चल रही है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 से हम लोग उसको क्या कर दिए, ये 30 डिग्री था, अब उसमें 10 डिग्री हम लोग बढ़ा दिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक इसमें एक प्रायोगिक मतलब प्रयोग से पता चला है कि जब कोई से भी अभिक्रिया में ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। ठीक है, और दुगनी अभिक्रिया से मतलब दुगनी गति से अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया उसकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है। ठीक है, जब इसको क्या कर देंगे, कितना बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इसको याद रखना, ये वाला पॉइंट, इसका तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया की ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी में होगा। आए समझ में? तो ऊष्माक्षेपी में क्या होती है, ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर कम और ऊष्माशोषी में बढ़ेगी। और किसी अभिक्रिया की ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। आए समझ में? ये ताप का प्रभाव। देखो, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति है। अब जैसे कि इधर ध्यान देना, एक लकड़ी का ये छोटा छोटा छीलन है। ठीक है, अब ये लकड़ी का छोटा छोटा छीलन है और एक हमारे पास ये लकड़ी का क्या है, बड़ा बड़ा गट्ठा रखा हुआ है, मतलब वो बड़ा बड़ा लकड़ी है। तो इसमें बताओ कौन से लकड़ी में जल्दी आग लगेगा? छीलन वाले में। इसमें छीलन वाले में जब आग नहीं तो फिर उसके बाद आग लगाते हैं तो उसको फोड़ने की जगह सीधा एक ही बार नहीं डाल देते, क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ते रहते हैं ना, उसको फोड़ने का काम करते हैं ना लकड़ी को, नहीं तो फिर सीधा चूल्हा में डाल देते बड़े बड़े लकड़ी को। तो कौन सा जलता है? छोटा छोटा लकड़ी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब, इसके एग्जाम्पल में इसको लिए, लकड़ी के छीलन में लकड़ी के गट्ठों की अपेक्षा जल्दी आग लगती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे छीलन में, तो जिनका ये, अब इसको हम लोग लिए अभिकारक के रूप में। किसके रूप में? अभिकारक। तो जिन अभिकारकों का आकार छोटा होता है उनमें रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है, जल्दी से होती है, और जिनका आकार बड़ा होता है उनमें धीमी गति से होती है। तो जिन मतलब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल इसका दिए लकड़ी के छीलन का और ये लकड़ी के गट्ठों का। तो लकड़ी के छीलन में गट्ठों की अपेक्षा जल्दी आग लगती है। ठीक है, छोटे छोटे छिलकों में जल्दी आग लगती है। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये है, ये अभिकारक के लिए दर्शा रहे। अभिकारक क्या होगा? आकार जिसका छोटा होगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर तेजी से होगी और जिनका आकार बड़ा रहेगा उसमें धीमी गति से होगी। आया समझ में? देखो, विकिरण का प्रभाव। सौर पैनल देखे हो ना आप लोग? सौर पैनल देखे हो ना? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो उसमें क्या होती है, इधर ध्यान देना आप लोग। सौर पैनल में तो यहाँ पर ये क्या होती है, ये सतह है धातु की। अब इसमें क्या हो रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है। तो सूर्य की प्रकाश आ रही है, वो कैसे आती है? छोटे छोटे बंडल में। ठीक है, किसके रूप में आती है? छोटे छोटे बंडल में। इसको फिजिक्स केमिस्ट्री सब में पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहाँ पर छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं, जिस बंडल को क्या बोलते हैं? फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान। प्रोटॉन नहीं ना, फोटान। ये फिजिक्स का है ये। अब आप लोग इसको पढ़े हो, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? पढ़े हो, केमिस्ट्री का है ये, पिछले साल। तो ये धातु की सतह है। धातु की सतह पर क्या हो रही है? सूर्य की प्रकाश आ रही है। तो सूर्य की प्रकाश छोटे छोटे बंडल में आती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटान बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, इस पर आकर टकराएगी धातु की सतह से। तो धातु की सतह से टकराती है तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। जब यहाँ से ये टकराती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्सर्जित होगा। अब इसके उत्सर्जन के नियम भी है, देहली आवृत्ति है, देहली ऊर्जा है, लेकिन अभी हम लोगों को उस टॉपिक में नहीं जाना है। अभी हम लोगों को यहाँ से ये देखना है कि ये जितना आकर टकराएगी उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो ये है विकिरण का प्रभाव। सूर्य से जो प्रकाश आएगी, तो सूर्य से प्रकाश जो आएगी, जो अभिकारक पर पड़ेगी, तो अभिकारक पर पड़ेगी तो जितना ज्यादा वो विकिरण आपतित होगी, विकिरण आकर टकराएगी, उतना ही ज्यादा अभिक्रिया की दर में क्या होती? वृद्धि होती है। मतलब ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये किसकी बात हो रही है? सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य की प्रकाश जितना ज्यादा आएगी, अभिक्रिया की दर में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करती है। तो जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? HCl।
ठीक है, क्या बनाएंगे? HCl। इसको बैलेंस करेंगे तो इसके सामने में लिख देते हैं। तो ये मंद अभिक्रिया किसको दर्शाएगा? मंद अभिक्रिया। यहां पर लिख देती हूँ ये मंद अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर कुछ चीज उपस्थित नहीं है। मंद अभिक्रिया। अब यहां पर देखो, एसिड को हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। उल्टा लिखा गया, क्लोरीन क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बना है? HCl। इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाएंगे? HCl। लेकिन यहाँ पर क्या है? सूर्य की प्रकाश उपस्थित है। ठीक है, की प्रकाश, परावैंगनिक किरणों की बात हुई ना, तो सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य की प्रकाश के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कैसे अभिक्रिया हुई? तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। तो दोनों स्थिति पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, मिलाकर क्या बना? HCl। इसमें भी बना, लेकिन ये धीमी गति से बनेगा और ये तीव्र गति से बनेगा। कारण क्या है? कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश उपस्थित है, विकिरण की बात हो रही है, तो ये विकिरण क्या करती है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, आया समझ में? तो उत्प्रेरक का प्रभाव अगला है। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक तो आप लोग जानते हो, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करती है? बढ़ा देती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, किंतु अभिक्रिया की दर को क्या करती है? बढ़ा देती है उसको। ये तो उत्प्रेरक, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिकारक इसमें डालेंगे। उत्प्रेरक का प्रभाव, तो उत्प्रेरक डालते हैं तो सक्रियण ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा बताई थी ना आप लोगों को। देखो, जैसे कोई सा भी अभिक्रिया है, कोई सा भी अभिक्रिया है, अब ये अभिक्रिया जैसे कि यहाँ पर ये जाकर 40 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है, ये ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है। अगर इसमें क्या करें? अभिक्रिया की दर को इसमें कुछ उत्प्रेरक डाल दें, उत्प्रेरक डाल देंगे तो ये जो है ये 40 से ये 30 डिग्री पर यही से ये क्या है? अभिकारक है। और यहाँ पर क्या बनना शुरू हो रहा है? उत्पाद। ये वाला क्या है? अभिकारक, और यहाँ से क्या बनना शुरू हो रहा है? उत्पाद। तो ये वाला इतना इसका कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा। अब इसमें सक्रियण ऊर्जा अगर इसी में हम लोग डाल दें उत्प्रेरक को, किसको डालेंगे? उत्प्रेरक को। तो उत्प्रेरक को डालेंगे तो ये वाला जो है, कल आप लोगों को एग्जाम्पल में दी थी उसका मध्यम अभिक्रिया का, तो मध्यम अभिक्रिया के एग्जाम्पल में क्या था? एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये था ना एग्जाम्पल में उसका। तो अब उसमें क्या करेंगे? जो एथिल एसीटेट है उसका जल अपघटन करेंगे, तो जब उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता तो कौन से एग्जाम मतलब हम लोग किसमें पढ़े उसको? मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया मतलब जो तीव्र और क्या होगी? मंद अभिक्रिया के बीच में होती है। लेकिन उसमें जब क्या मिला दे? प्रबल अम्ल को मिला दिया जाए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन में प्रबल अम्ल को मिला दे, तो प्रबल अम्ल को मिलाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, और जल्दी से उसमें क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो यही वाला जैसे कि इसमें अभिक्रिया की दर, जैसे यहाँ पर अब सीधा सीधा एग्जाम्पल कुछ का ये करके बता रहे, यहाँ पर देखो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसका क्या किए? जल अपघटन। तो जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन कर रहे हैं तो एथिल एल्कोहल और क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, इधर ध्यान दो आप लोग। अब इसमें यहाँ पर ये क्या होगी? मान लो इसमें अभी क्या है? अभिकारक, तो इसमें क्या उत्प्रेरक नहीं मिलाया गया, तो उत्प्रेरक नहीं मिलाया गया तो ये 40 डिग्री पर जाकर ये क्या हो रही? संपन्न हो रही है, और यहाँ से इतना में ये अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। ठीक है, अब यहीं पर क्या कर दिए? इसी में प्रबल अम्ल को मिला दे। इसी अभिक्रिया में क्या मिला देते हैं? प्रबल अम्ल को। तो प्रबल अम्ल मतलब इसको लिखेंगे H+, मतलब अम्ल को दर्शा रहा है H+। तो प्रबल अम्ल को मिला दिया गया तो ये 40 की जगह पर ये 30 पर ही जाकर अब ये क्या होगा? ये जो है यहाँ से ये 30 पर ये बनना क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो इसकी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर रहे हो? घटा रहा है। इतना तक क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा। और उत्प्रेरक मिलाने से सक्रियण ऊर्जा क्या हो गया? कम हो गया। तो जितना कम सक्रियण ऊर्जा होगी उतना ही आसानी से वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। अभिकारक क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम करने का कार्य करता है।
उत्प्रेरक क्या काम करता है? सक्रिय ऊर्जा को कम करने का कार्य करता है। और सक्रिय ऊर्जा कम होगा तो उत्पाद जो है क्या बनेगी? जल्दी बनेगी, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आए समझ में? तो उत्प्रेरक का प्रभाव, तो उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ा? उत्प्रेरक को डालने से, अभिकारक में उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ रही है? और सक्रिय ऊर्जा की मान को कम कर रही है। समझ गए ना? जैसे ही इसमें कुछ इसमें ये वाला नहीं मिलाया गया था तो ये यहाँ पर जाकर संपन्न हो रहा था, इतना सक्रिय ऊर्जा। जब इसमें उत्प्रेरक मिलाया गया तो यहीं पर ये संपन्न हो गया, तो जो इतना था इसका सक्रिय ऊर्जा वो इतना हो गया, मतलब क्या हो गया? वो कम हो गया। सक्रिय ऊर्जा कम हुआ मतलब वो जल्दी से क्या हो रहा है? उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। तो उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। इसमें कौन सा उत्प्रेरक मिलाया गया? प्रबल अम्ल। H+ मतलब अम्ल को दर्शा रहा है। ये क्या है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल। अब नीचे का नहीं लिख रही हूँ, कल का लिखे हो आप लोग, ठीक है। और इसमें क्या उत्प्रेरक डाला गया? प्रबल अम्ल। H+ किसको दर्शाता है? प्रबल अम्ल को। आए समझ में? तो उत्प्रेरक का प्रभाव। अगला है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है जब उन पर क्या होते? गुणांकों के घात लगे होते हैं। इधर ध्यान देना। तो इसमें ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? ये अभिकारक। तो अभिकारक से क्या बन रहा? उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण की, तो अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल। तो अभिकारक में क्या क्या है? A और B है। तो A और B है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये A का सांद्रण हो गया और ये B का सांद्रण, और इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल। जब उन पर क्या होती है? गुणांकों की घात। A का किसके साथ गुणा है? A के साथ। स्मॉल a मतलब गुणांक मतलब उसकी कितनी संख्या है, और B का B के साथ। तो यहाँ पर लगेगा A और यहाँ पर क्या हो जाएगा? B। ठीक है। तो ये क्या है? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है। तो ये A प्लस B ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। तो ये क्या डेफिनेशन क्या कहता है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारकों के सांद्रण। ये डिब्बा डिब्बा किसको दर्शाता है? सांद्रण को। तो अभिकारकों की सांद्रण के गुणनफल, तो यहाँ बीच में इंटू का निशान है, ठीक है इसमें। तो ये अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती वही है, होती है जब उन पर गुणांकों की घात लगी होती है। तो इसका घात A और इसका घात B। गुणांक मतलब जैसे कि यहाँ पर रहता ये, जैसे कि 3Cl2 ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या रहता है? इसमें अभिकारक वाले में A के जगह पर Cl2 रहता और उसमें गुणांक में क्या लिखा था? 3। ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो गई? दर, वेग या फिर दर। अब इसमें इस चीज को वेग भी बोलते हैं, स्मॉल आर में जाएगा वो, वेग बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इक्वल का चिन्ह। तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? नियतांक। तो क्या लगा दिए? नियतांक A और ये हो जाएगा B, ठीक है। जहाँ के क्या है? नियतांक, और के को क्या बोलेंगे? उस नियतांक का नाम है वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। वेग स्थिरांक या फिर क्या बोलते हैं? दर स्थिरांक के जो है। आए समझ में? तो अभिकारक में क्या है? A और B है। तो ये अभिक्रिया की दर अभिकारक का क्या हो जाएगा? A और B के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती, जब इसमें क्या होती है? गुणांकों की घात लगी होती है। इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह, तो वहां पर क्या लगा देंगे? इक्वल लगाकर के एक नियतांक लगा दिए जिसका नाम क्या है? वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक है। तो अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है? कम होता है ना।
तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी, और यहाँ पर डी आर अपान में क्या लिखते हैं, डी टी। तो ये वेग या दर के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी आर अपान में डी टी, और ये हो जाएगा के, ए का ए हो गया घात में, और ये बी। इसको बोलते हैं, जो पूरा इतना का समीकरण लिखोगे, ये वाला समीकरण, इस समीकरण को दर नियम इसी को क्या बोलेंगे, दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। इसका नाम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, जो समीकरण है, दर नियम या फिर दर समीकरण। यदि हम लोग इसमें क्या रखें, ए और बी दोनों के इक्वल में क्या रख देंगे, 1, दोनों के इक्वल में क्या रख देंगे, 1। तो दोनों के इक्वल में 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर डी आर अपान में डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, के आएगा। दोनों के इक्वल में 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये 1 होगा, मतलब यहाँ पर क्या बचे आपका, के। मतलब इसका परिभाषा बना रहे हैं वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया के दर के उस मान के बराबर होती है जब उसमें अभिकारकों की जो सांद्रता है, इकाई होती है। सांद्रता कितनी है, 1 है, इकाई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेग स्थिरांक अभिकार, ये क्या हो जाएगी, रासायनिक, एक के क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, और ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, दर है। आप लोग दर और रासायनिक अभिक्रिया की दर में पढ़े हो कि अभिकारकों के सांद्रण में कमी और उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि। तो आप दोनों में से किसी एक को लिखो। तो हम लोग किसको लिखे, अभिकारकों के सांद्रण में कमी। तो इसमें दर स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया के दर के उस मान के बराबर होती है जब उसके अभिकारकों की सांद्रण जो है, इकाई होती है। ठीक है, ये क्या है, ए और बी अभिकारकों की सांद्रता है, उसका सांद्रण है, उसको कितना लिए हैं, 1, तब जाकर के जो है इसके बराबर में आया है। देखो दर स्थिरांक के लक्षण, तो दर स्थिरांक के लक्षण देखो, इसमें वेग या दर के ये क्या है, ये समानुपाती है, समानुपाती है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी, जब के का मान अधिक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, अधिक। सीधा संबंध है कि नहीं है, है ना, उसके सीधा में। तो जब के का मान अधिक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक, और के का मान कम होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम। ठीक है, और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए के का मान अलग अलग होती है। कोई 2 अभिलक्षण लिखेंगे इसमें। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगी, के का मान अधिक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी अधिक, और के का मान कम होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होगी। और भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए के का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, सबका अलग अलग आता है। अब अगला टॉपिक में है अभिक्रिया की कोटि। चलो इधर ध्यान दो, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के उन घातों के बराबर होती है, घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर नियम या फिर दर समीकरण के पदों के ऊपर लगी होती है। जैसे कि ये हम लोगों का है, यहाँ पर ए और ये बी और ये सी और सी, इससे ये क्या बनेगा, ये उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का दर समीकरण क्या कहता है, यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या आएगा, के, यहाँ पर ए, और इसका गुणांक क्या है, स्मॉल ए, इसके पावर में हो जाएगा, और इसका बी। दर नियम के सांद्रण यहाँ पर लिख लेना, सांद्रण के पदों पर लगी होती है। और एक और क्या है, ए, बी और सी। तो अगला में क्या आएगा, ये सी, और इसका हो जाएगा सी
घात में। आए समझ में? यहाँ पर ये इसका अभिकारक में इसका सांद्रण ए का ए हो गया, बी और सी। ए का गुणांक क्या है? ए, स्मॉल ए, और बी का स्मॉल बी, और सी का स्मॉल सी, उसमें लगे होते हैं। तो ये कह रहे हैं अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर नियम के सांद्रण के पदों के ऊपर लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करेंगे n से, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जो गुणांक लगे होते, जो उसके घात में लगे रहते हैं, उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। तो योग करेंगे तो वही आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें जैसे a प्लस बी प्लस सी का योग करें, तो योग करने से जैसे वो जीरो आ गया, अब माइनस प्लस में रहेगा तो आएगा ही, जीरो आ गया तो होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक आया उसका योग तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो आएगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और तीन आएगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो इनका जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करके ये इसका क्या होता है? ये योग होता है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, ये 3/2 और ये b का 1/2 है, उसका सांद्रण में घात कितना? 3/2 और 1/2। इधर ध्यान देना। तो हम लोगों का n इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 प्लस 1/2 होगा। ये इसका घात, ये a के जगह पर 3/2 है और b के जगह पर 1/2, तो इसका हर समान है, तो 2 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4/2। दो कम दो, दो दूनी 4, कितना आया? 2। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई? द्वितीय कोटि। 2 आ गया तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर 1 आएगा तो प्रथम कोटि की, 3 आएगा तो तृतीय कोटि, और 0 आ गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। आए समझ में? उसको घात को क्या करना है? जोड़ना है। तो फिर वो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि ये होगा। और हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है क्या को? शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आभासी का मतलब सिर्फ उसकी क्या करते हैं? कल्पना, जो वास्तव में वैसा चीज होता नहीं है। जैसे कि मेला में वाला क्या बोलते हैं उसको, झूला को, वैसे होता है डिस्को वाला जिसमें गला ऐसे ऐसे होता रहता ना, उसमें जो झूला वाले रहते हैं वो प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं ना, खड़े रहते हैं, और आप नीचे से देखोगे तो आपको कैसे लगेगा कि वो गोल गोल घूम रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म घूमता रहता है और वो व्यक्ति एक जगह खड़ा रहता है। खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है? और आप देखने नीचे देखने से कैसे लगता है? और गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, वैसे लगता है ना, जैसे वो वाला आजकल बहुत चलता है सेल्फी वाला, वो डांस करते रहते हैं, वो वहां पर सिर्फ खड़े ही रहते हैं और वो प्लेटफॉर्म घूमते रहता है, लेकिन हमें देखने से कैसे लगता है कि वही घूम रहा है। ठीक, तो जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे इंसान बेस्ट एग्जांपल में क्या है? इंसान जैसे दिखते हैं वैसे होते ही नहीं है। तो ये छद्म का मतलब वही होता है, आभासी या फिर कल्पना, जो जैसा रहता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की नहीं होती किंतु परिस्थितियों के कारण प्रथम कोटि की तरफ व्यवहार करती है, आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये डेफिनेशन इसमें बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, आभासी छद्म, ये आभासी अभिक्रिया लिखा है या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखा है या एकाणुक अभिक्रिया लिखा है, उसको तीनों नाम से जानते हैं। ये वाला परिभाषा बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे कि देखो, और जो फिर एथिल एसीटेट वाला एग्जांपल में इसमें बार बार यूज होता है। अब इसका क्या करेंगे? एथिल एसीटेट का जल अपघटन, तो क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है? एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। अब आप लोग देखो, इसमें हम लोग अभिकारक का लेते हैं ना, ये वाला, इसके घात को किसको लेंगे? अभिकारक का। तो आप लोगों को ये कितना दिख रहा है? अरे इसके क्या करते हैं? इसके घात को ही तो लेते हैं ना, इसके सामने में ये घात को लेंगे
तो घात मतलब इसके सामने का गुणांक, कुछ नहीं मतलब एक है, और यहाँ पर भी एक है, तो हम लोगों को लगेगा कितना, आप लोगों को लगेगा कितना यहाँ पर, एक और एक दो, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये देखो हम लोग जैसे इसको लिखेंगे, ये हो गया ना, तो इसको लिखेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से ही लिखेंगे, ऐसे करके, ये CH3 और ये COO C2H5 ये करके, अब इसके घात में कितना लिखेंगे, एक, क्योंकि सामने में 1 है, और इसके बाद दूसरा नंबर पर यहाँ पर क्या H2O, इसका भी 1। अब इसका हम लोग निकालते हैं अभिक्रिया में, अभिक्रिया की कोटि, तो क्या लिखेंगे 1 + 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, द्वितीय कोटि की, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, इसमें ये जल वाला काउंट नहीं होता, विलयन बनेगा तो इसका काउंट नहीं होता, सिर्फ इसी का बस होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, लेकिन देखने से कैसा लग रहा है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो इसीलिए क्या कहलाता है, ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आए समझ में, मतलब ये हम लोगों को द्वितीय कोटि नजर आ रहा है, लेकिन ये रहने के लिए क्या है, प्रथम कोटि। तो वही है कि प्रथम कोटि की तरह क्या करती है, ये व्यवहार करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, छद्म आभासी का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना, जैसा नहीं होता है उसका कल्पना करना है। अब इसको देखकर हम लोग एक और एक दो ही बोलेंगे, लेकिन रहने के लिए सिर्फ क्या है, एक ही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन होगा, हाँ, C12H22O11 प्लस इसका जल अपघटन होगा, तो जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज O6। ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज का जल अपघटन हुआ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। तो अब ये भी देखने में कैसा लग रहा है, द्वितीय कोटि, इसका एक और इसका एक, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जल वाले को उसमें विलयन में मान लेते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय कोटि ना होकर के प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो दोनों एक एग्जाम्पल लिखना इसमें से, ये परिभाषा इसमें बहुत पूछा जाता है। तो K का मान निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, दर का dx/dt, इधर ध्यान देना, dx/dt, dx/dt मतलब x से लिखे तो किसका है, dr, x से लिखा है तो x से इसको लिख दी हूं, x किसका है वो, R का, तो R मतलब अभिकारक का। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, अभिकारक का, R ही लिख देती हूँ, फिर आप लोग इसमें ये हो जाते हो कंफ्यूज करके। ठीक है, तो ये क्या होता है, के होगा, और इसमें क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिख रहे हैं ना, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, तो R इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, ये भी R है और ये भी उसी को दर्शा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, और ये के, और ये क्या हो जाता है, अभिकारक का सांद्रण। तो क्या लगेगा, वहां पर गुणनफल के समानुपाती होती है, जब उसमें गुणांकों की घात लगी होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सांद्रण की पावर में, ये हो जाएगा सांद्रण, और इसके पावर में लिखेंगे n, n के जगह पर प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, ये सब आएगा। मतलब ये द्रव्यानुपाती का क्रिया का नियम लिखे हो ना, R इज इक्वल टू K, और ये A के घात में A और B के घात में B करके ये लिखे हो, है ना, उसी को ही तो लिखी हूँ। तो R के इज इक्वल पर ये D R/dt, ये किसको दर्शा रहा है, अभिक्रिया की दर को। अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि या फिर उत्पाद के सांद्रण में कमी। ठीक है, अब के, तो ये सांद्रण मतलब ये अभिकारक का सांद्रण, अब जितना भी दिया रहे, 1 2 3 जितना भी दिया रहे, तो उसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सांद्रण करके, फार्मूला ला रहे हैं, और इसके घात में n, तो n के जगह पर 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोगों को मान किसका निकालना है, के का, किसका निकालेंगे, के का। तो इसका मात्रक क्या होता है, ये R का क्या होता है, सांद्रण, R किसको दर्शा रहा है, ये वाला ब्रैकेट, अभिकारक के सांद्रण को, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सांद्रण, ध्यान देना, अभी बनाकर आप लोग बताओगे। और T क्या है, समय, T क्या हो गया, समय, और ये हो गया के, और ये सांद्रण, इसमें हम लोग मान को रखेंगे, शून्य कोटि की है तो n के जगह पर 0 रखेंगे, प्रथम कोटि की है तो 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि की रहेगा 2 रखेंगे, जो जिसका रहेगा उसको रखना है। ठीक है, अब मान लाना है के का, तो इसको इस साइड लाएंगे तो सांद्रण अपान में क्या हो जाएगा, ये समय, सांद्रण अपान में समय, और ये वाला जो
सांद्रण को पक्षांतर करेंगे तो आएगा नीचे में, क्या आएगा नीचे में, सांद्रण की पावर में क्या हो जाएगा, ये n हो गया और ये हो गया k। ठीक है, अब इसको हम लोग सांद्रण के ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ पर कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, n का क्या हो जाएगा, ये -n अपान में क्या हुआ, ये समय, तो ये k, तो k इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को साइड लिख रही हूँ सांद्रण। अब ये इंटू में है तो इंटू में किसका कितना है 1 और इसका कितना है -n, तो ये पावर में क्या होगा 1 - n अपान में क्या होगा समय। ठीक है, देखो r का यहाँ पर क्या है dr अपान में dt, r क्या हो गया अभिकारक का सांद्रण, r क्या है अभिकारक का सांद्रण, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, ये कमी होती है, तो r लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस लिखना पड़ेगा, r लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, और ये k, तो यहाँ पर k क्या है, किसको दर्शा रहा है, दर स्थिरांक को, दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक। अब इसका सांद्रण का जो क्या रहेगा, इसको सीधा सीधा a b c d कितना भी रहे उसको क्या लिख देंगे सांद्रण, और n के जगह पर जैसे n का मान 0 आया तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की, 1 आएगा तो प्रथम और 2 आएगा तो द्वितीय कोटि और 3 आएगा तो तृतीय कोटि। ठीक है, अब ये r मतलब सांद्रण को दर्शा रहे हैं तो क्या रहेगा सांद्रण, और t किसको दर्शा रहा है समय को। अब ये इसका सांद्रण ये हो गया, k का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ गया, नीचे में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, तो ये सांद्रण, अब इसका कितना है घात 1 है पावर जो है और इसका -n, तो 1 - n अपान में क्या हो जाएगा समय। आए समझ में। अब इसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि सभी के लिए बनाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन में बता रही, इकाई वाला पूछते ही है किसी का भी इकाई को, ये ऊपर इसमें निकालेंगे शून्य कोटि के लिए, क्या निकालेंगे शून्य कोटि के लिए, पहला तो पहला निकालेंगे हम लोग शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि के लिए निकालेंगे तो n का मान क्या लिखेंगे 0, शून्य कोटि के लिए n का मान क्या रहेगा 0। अब इसी में रखना है आपको, इसी फार्मूला में, तो ये हो जाएगा सांद्रण और ये 1 - 0, n के जगह पर क्या रख देंगे 0। इधर ध्यान देना, आप लोग बनाओगे ना इसको, मैं इसको बता रही हूँ, अपान में क्या हो जाएगा समय, तो ये 1 - 0 तो क्या बचा 1, तो सिर्फ क्या बचा सांद्रण, तो ये हो जाएगा सांद्रण अपान में समय, सांद्रण अपान में क्या हो गया समय, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सांद्रण, और समय जो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, क्या होगा -1। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में n = क्या होगा 0 होगा। अब ये हम लोगों का फार्मूला क्या आया है, वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक का, सांद्रण की पावर है 1 - n अपान में समय, n की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा वो 1 - 0 हो गया, मतलब सिर्फ क्या बचा 1, तो ये बचा सिर्फ यहाँ पर सांद्रण और नीचे में समय, तो सांद्रण और समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसको देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में n = क्या रहेगा 1, n = क्या रहेगा 1। अब यहाँ पर रखते हैं हम लोग सांद्रण और ये पावर में क्या हो जाएगा 1 - 1 अपान में समय, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा वो 0, तो अगर किसी के भी पावर में 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, जैसे कि घातांक के नियम में पढ़े हो, a की पावर 0 का क्या होता है 1, तो 1 - 1 तो क्या हो गया वो 0, तो सांद्रण का मान 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 1 अपान में समय, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा समय की पावर में -1। ऐसा समझ में। अब इसको आप लोग बनाओगे द्वितीय कोटि के लिए, आप लोग बनाओगे द्वितीय कोटि में n का मान क्या होगा n = 2, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए बनाओगे दोनों के लिए। ठीक है, की आणविकता एवं जटिल अभिक्रियाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, अभिकारक के अणु या परमाणु या फिर जो आयन आपस में क्या होते हैं टकराते हैं, तो जितने अणु टकराएंगे उनकी जो संख्या रहेगी उनको ही आणविकता बोलते हैं। जैसे एक अणु टकराएगा तो एक आणविकता,
दो तो द्विआण्विकता और तीन तो त्रिआण्विकता। ठीक है, जितने अणु आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसकी आणविकता। राइट, तो ये इनका अपघटन करा रहे हैं। अपघटन हुआ तो ये नाइट्रोजन और जल में विघटित हो गया, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 2 है, ये तो है ही, एक और एक 2, और हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर सामने में 2 कर देते हैं, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो ये कैसी है, एक अणु का अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, एक अणु, क्योंकि इसमें सिर्फ अमोनियम नाइट्राइड, इसके सामने में कितना है, एक। तो ये कौन सी अभिक्रिया, एक अणु का अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एक अणु का अभिक्रिया। जितने टकराते हैं ना, जितने टक्कर में भाग लेते हैं, वही कहलाती है उसकी। तो अभिकारक में यहाँ पर ये सिर्फ एक है, तो ये क्या कहलाएगी, एक अणु का अभिक्रिया। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आयोडीन प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करेंगे तो सामने में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितने है, ये 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगी, ये द्विआण्विक अभिक्रिया। अभिक्रिया, इसको बैलेंस करो, ये तीसरा वाले को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके सामने में कर देते हैं 2, तो इसके सामने में भी 2, अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन जो है 4। तो इसमें ये कितने हो गए, इसका 2 और ये 1, कितना हुआ, ये 2 और 1 3। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, त्रिआण्विक अभिक्रिया। अभिकारक का आया समझ में। तो अभिकारक, जितने अभिकारक उसमें टक्कर मारेंगे, उसकी संख्या जितनी रहेगी वही उतने उसमें लिखाते जाएगा। एक है तो एक अणु, और इसके सामने में 2 है तो 2 अणु, और यहाँ पर 2 और 1 तो 3। ठीक है।